राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार किए प्रदान। प्रदेश के 3 मेजर को मिला शौर्य चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में शिरकत करते हुए जवानों के शौर्य को किया नमन। कहा, पाकिस्तान की गोली का बीएसएफ ने गोले से दिया जवाब। लाडवा में आयोजित राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, महापुरुषों की विरासत को सहेज कर रखना हम सब की जिम्मेदारी। और केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक चंडीगढ़ में हुई शुरू। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र शामिल हैं। वीरता पुरस्कार कर्मियों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। राइफलमैन रवि कुमार, कर्नल मनप्रीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक हिमायून मुजल्मिल भट्ट और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। मराठा लाइट इन्फेंट्री के मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट के मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। वहीं मेजर आशीष धौचक, सिपाही प्रदीप सिंह, हवलदार रोहित कुमार, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल देवन सी, विजयन कुट्टी जी और कैप्टन दीपक सिंह सहित 7 बहादुर कर्मियों को उनके असाधारण साहस और कर्तव्य के दौरान बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किए गए। वहीं पानीपत के मेजर आशीष धौचक की मां कमला सम्मान लेते वक्त भावुक हो गई। राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना दी। पत्नी ज्योति भी भावुक नजर आई। आशीष धौचक सितंबर 2023 में शहीद हुए थे। वे 19 राष्ट्रीय राइफल्स की सिख लाइन इन्फेंट्री में तैनात थे। फरीदाबाद के मचगर गांव के मेजर सतेंद्र धनखड़ को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेजर सतेंद्र जून 2024 में जम्मू कश्मीर के डोडा में कंपनी कमांडर के तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान मेजर के पैर में गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। गति को प्राप्त हुए स्वर्गीय मेजर आशीष ढोंचक सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति ढोंचक तथा माता श्रीमती कमला ढोंचक। जून 2024 में मेजर सतेंद्र धनखड़ जम्मू कश्मीर में एक कंपनी कमांडर के तौर पर एक आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मेजर सतेंद्र धनखड़ ने अत्यंत सटीक और निर्णायक प्रतिक्रिया दी और पहले आतंकवादी को मार गिराया। रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग करते हुए कुल 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर सतेंद्र धनखड़ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर सतेंद्र धनखड़। सोनीपत के गांव ककरोई के मेजर आशीष दहिया को भी शौर्य चक्र मिला। जून 2024 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए ऑपरेशन को मेजर आशीष दहिया ने लीड किया था। उन्होंने एक खतरनाक आतंकवादी को घायल किया, साथ ही गोलीबारी में घायल हुए एक जवान की जान की परवाह किए बिना बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऑपरेशन में भाग लेते हुए कई आतंकवादियों को ढेर किया। 5 विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों में
4 खूंखार आतंकवादियों को मारने में तथा 3 आईईडी को निष्क्रिय करने में विशेष भूमिका निभाई है। छुपे हुए आतंकवादियों ने मेजर आशीष दहिया की टीम पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल साथी को सुरक्षित करते हुए मेजर आशीष दहिया भीषण गोलीबारी के बीच आतंकवादियों तक पहुंचे और दीर्घकाल से वांछित एक A++ कैटेगरी के दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए आज 22वां BSF अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने में BSF कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता के अद्भुत प्रदर्शन से ऑपरेशन सिंदूर बना है। सृजन में BSF की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में BSF कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। लाडवा में आज प्रदेश स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संत, महात्मा और महापुरुष हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं समाज को रास्ता दिखाने का काम करती हैं। महापुरुषों की इस विरासत को सहेजने और संजोकर रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार ने समाज के हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है। महर्षि कश्यप के जन्मदिन के अवसर पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम सब समाज की भलाई के लिए काम करें। कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता महर्षि कश्यप जी का ही संदेश था। हमारे संविधान का आधार भी यही सिद्धांत आगे आकर के बने हैं। इस समय जब हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो महर्षि कश्यप जी के सिद्धांत भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने में ये महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु और सांस्कृतिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हमारा कश्यप समाज की भूमिका वो निर्णायक भूमिका होगी और ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। उधर जींद में आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं थी, बल्कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना की भी वाहक थी।
उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। भाजपा सरकार द्वारा हर समाज, हर जाति के महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। महापुरुषों की जीवनी व शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोककर यह सिद्ध कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की तो नृशंस हत्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने की थी, उसके बदले के रूप में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और एक तगड़ा जवाब पाकिस्तान को देने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे जाबाज सैनिकों ने 9 आतंकवादी अड्डों को उड़ाने का तो काम किया ही किया, उस हमले में सैकड़ों आतंकवादियों को जड़ मूल से नष्ट करने का काम भी किया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ाने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया। जैसे पाकिस्तान का पानी रोकने का काम हमारी सरकार ने किया, जैसे पुरानी जितनी भी ट्रीटी थी पानी की उनको रद्द करने का काम किया है। बहुत बड़ा एक मैसेज, बहुत बड़ा एक संदेश पूरी दुनिया को देने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आज पूरी दुनिया इस बात के ऊपर फोकस करके देख रही है और पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। ये बात भी हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर स्थापित की है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि हमें लोक माता अहिल्याबाई के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के प्रति समर्पित कर दिया। ऐसी वीरांगनाएं, बहुत सी ऐसी मातृ शक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है जिनकी अलग अलग विधान है, जिनके बारे में अगर बताए तो शायद समय कम पड़ जाए। अगर हम इतिहास में देखें तो ये कह सकते हैं कि हमारी माँ भगवती ने अनेक रूप लेकर किस प्रकार से शत्रुओं का संहार करने का काम किया। इसी प्रकार से हमारी जो मातृ शक्ति है उन्होंने भी दुश्मनों का नाश करने का काम किया। सरकार ने आज दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% के आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवासों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत बनाती है। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में आज से शुरू हुई। इसका विषय नए आपराधिक कानूनों के अनुसार फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत बनाना है। बैठक में फॉरेंसिक के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के कार्यान्वयन और 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा होगी। कल बैठक के समापन दिवस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार नए आपराधिक कानूनों और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के अनुसार अपराध स्थल प्रबंधन SOP जारी करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर GK गोस्वामी ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि सरकार ने नए आपराधिक कानूनों में फॉरेंसिक मनोविज्ञान पर विशेष जोर दिया है। इससे एक और जहां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे तो वहीं लोगों के लिए त्वरित न्याय प्रक्रिया भी सुनिश्चित हो सकेगी। अभी जो भी ऐसे हीनियस क्राइम हैं जिनमें 7 साल या उससे अधिक सजा है, अब फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा 2200 करोड़ से ज़्यादा का बजट अभी स्वीकृत हुआ है जिससे फोरेंसिक फैसिलिटी बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से फोरेंसिक साइंस को कंपलसरी करने से जो साइंटिफिक टेम्पर है वो बढ़ेगा, जो हमारी जस्टिस की गुणवत्ता है उसको हमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने का मौका मिलेगा और लोगों में जस्टिस सिस्टम के प्रति ट्रस्ट बनेगा। वर्तमान समय फोरेंसिक का युग है, बच्चों के लिए इसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और जो हमारा सरकारी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है, उसमें भी नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करे जाएंगे। चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा 2 पेटेंट भी प्रकाशित किए गए हैं। आविष्कार की
गई तकनीक को पुलिस, न्यायपालिका और वैज्ञानिकों जैसे सभी हितधारकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत बनाने और मामलों के निपटान के लिए कुछ नीतियां और प्रक्रिया सामने आएंगी, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग 2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च को जारी ज्ञापन पत्र में वर्णित शर्तें पूरी होनी चाहिए। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित भाग 2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। देश के 113 संस्थान, 4 डीम्ड और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलकर पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने जा रहे हैं। यह अभियान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाया जाएगा। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक खोजों को किसानों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना है। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताएगी और किसानों से फीडबैक भी लिया जाएगा। साथ ही किसानों को पशुपालन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। माननीय कृषि एंड किसान कल्याण एंड ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में चलाया जाएगा और उसका पर्पज़ यही है कि जितनी भी हमने रिसर्च की है वो किसानों के बीच में जाएंगे और उनसे भी उनकी समस्या सुनेंगे, जिससे कि अगर वो रिसर्च समाधान हमारे पास नहीं है तो आगे उस पर काम करके किसानों की उसकी समाधान को पूरा करें। और ये पूरे देश में चलाया जाएगा, केवल हमारे हरियाणा में ही नहीं, सारे देश में एक साथ 29 से लेकर के और 12 जून तक की इसका कार्यक्रम चलाया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे किसानों के लिए हमने रिसर्च की है उनको बताएंगे और भारत सरकार द्वारा चलाई गई, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। हिसार के लघु सचिवालय में आज आयोजित हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके समक्ष आई कुल 14 समस्याओं में से 11 का मौके पर ही निवारण किया गया, जबकि 3 पेंडिंग रखी गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में नए जिलों के गठन के संबंध में उन्होंने कहा कि मैं उस जिला गठन कमेटी का अध्यक्ष हूँ और आगामी मंगलवार को एक बैठक का आयोजन कर जल्द ही नए जिलों के गठन को लेकर फैसला लिया जाएगा। 14 मत थे, 11 का निवारण किया, 3 को पेंडिंग रखा है। तो मैं सभी विधायकों का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का और डी साहब की टीम का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सबका निवारण हुआ है और भविष्य में भी इस प्रकार से निवारणों का मैंने आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी ग्रीवेंसेस आपके पास आती है आप उनका निपटारा करें, जिससे आम लोगों को ये लगे कि नायब सैनिक की सरकार में न्याय मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे अधिकृत कर रखा है कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ और महिपाल डांडा जी, हमारे विपुल गोयल जी, श्याम सिंह राणा सदस्य हैं। तो इसकी मीटिंग अभी मैं मंगलवार को जाकर बहुत जल्दी हम मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुला करके बहुत कोई जल्दी फैसला करेंगे। सिंचाई व जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि 15 मई को बीबीएमबी की एक तकनीकी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा राज्य के लिए 10,300 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा संपर्क बिंदु पर 10,300 क्यूसेक में से 3,600 क्यूसेक पानी नरवाना शाखा में छोड़ा जाएगा, जो जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर और दक्षिणी हरियाणा के जिलों की जरूरतों को पूरा करेगा। और बीएमएल पर प्राप्त 6,700 क्यूसेक पानी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों
राज्यों की मांगों को पूरा करेगा। श्रुति चौधरी ने कहा कि पानी पहुंचने के बाद शुक्रवार से राज्य में पानी की कोई कमी नहीं होगी और पेयजल की जरूरतों के साथ साथ सिंचाई उद्देश्य की मांग भी पूरी हो जाएगी। वहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पर पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के पास भी बीबीएमबी से मिले पानी के पुराने आंकड़े मौजूद हैं, इसलिए पंजाब हरियाणा का हक डकारने की कोशिश न करे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि डैम की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करना एक अच्छा कदम है। हरियाणा सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत फतेहाबाद जिले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस विभाग के अथक प्रयासों और सामाजिक सहयोग से जिले के 10 गांवों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इनमें दौलतपुर, नखाटिया, सौतर, भट्टू, मेहूवाला, सरवरपुर, चपला मोरी, ढानी मियाँ खान, ढानी मेहताब, ढानी साधावाली और आक्कावाली गांव शामिल हैं। इन गांवों के युवाओं के नशे को त्यागने और नशे की बिक्री को रोकने की सामूहिक शपथ को लेकर समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है। पुलिस विभाग ने आज आक्कावाली गांव में ड्रग मुक्त गांव सम्मान समारोह के तहत नशा मुक्त गांव के सरपंचों को सम्मानित किया। जिला के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा कि नशा मुक्त युवा समाज का गौरव है। हमारी संस्कृति हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाती है। यह अभियान हरियाणा सरकार की नशा मुक्ति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस नशा मुक्ति का कार्य करती है। पहले स्तर पे नशा बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और प्रयास किया जाता है कि सोर्स तक, जो स्रोत तक पहुंचा जाए, जो बड़े तस्कर हैं उनको पकड़ा जाए। दूसरे स्तर पर जिनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारी नशा मुक्त टीम दिन रात गाँवों में, वार्ड में, अनेक जगहों पे जाके उनको दवाई दिलवाने का कार्य करती है। परंतु इसमें एक जो थोड़ी सी कमी रह जाती है वो है जन भागीदारी की। तो यदि इसमें पूर्ण रूप से जन भागीदारी हो तो हर एक व्यक्ति ये प्रण ले कि कम से कम 30 दिन में, यानी 1 महीने में, किसी अन्य एक व्यक्ति जो नशा करता है या नशे से ग्रसित हो सकता है या इस प्रकार की संगति में रहता है से संपर्क स्थापित किया जाए, उसको दवाई दिलवाई जाए और उसके केयर टेकर के तौर पे काम किया जाए। वहीं नशे से मुक्त गांव आक्कावाली के युवाओं ने कहा कि इस अभियान से उन्हें नशे से मुक्ति पाने और अपने परिवार को फिर से जोड़ने का मौका दिया। इस कार्यक्रम ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी। प्रोग्राम में क्योंकि आप भी देख रहे हो अभी दिनों दिन नशा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम करते रहेंगे, बच्चों को और बड़े नौजवानों को जागरूक करेंगे तो इस चीज का फर्क पड़ेगा। तो जिससे लोगों के जो नशा करते हैं जो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि ये नहीं करना चाहिए। नशा करने से आपको पता है सर, एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद नहीं होती बल्कि एक पूरे समाज की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मोटा पड़ेगा। अगर एक परिवार में एक जागरूक नागरिक है तो वो ज्यादा नहीं 3-4 को तो शिक्षा देगा, अपने काम में बताएगा सभी को भी हमको नशे से दूर रहना चाहिए, संघर्ष से दूर रहना चाहिए, नशे वाले संघर्ष से सभी को सुधारना। नशा मुक्ति केंद्र या हॉस्पिटल द्वारा दवाई मिल रही है नशे के लिए, उस वहां पर हमको पहुंचना चाहिए सभी। ओल्ड फरीदाबाद में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर काम करते समय मिट्टी धंसने से 2 महिला श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिला और पुरुष श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिट्टी में फंसे श्रमिकों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसमें पश्चिमी बंगाल की रहने वाली 2 महिला श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे और इसमें ठेकेदार की लापरवाही मानी जा रही है। हम लोग काम करके बैठे थे, थोड़ा जाके दीवार के पास कि धूप में थोड़ा आराम कर लेंगे, पता नहीं अपने आप दीवार गिर गया। उस समय हम ध्यान नहीं दे पाए कि कौन कौन था, लेकिन हम 4 लेडीज बैठे थे वहाँ। जीआरपी ओल्ड रेलवे स्टेशन थाना के प्रभारी राजपाल ने बताया कि इन श्रमिकों पर रेलवे स्टेशन पर कार्य के दौरान उनके ऊपर मिट्टी गिर गई, जिससे 2 महिला श्रमिकों की मौत हो गई। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ लेबर काम कर रही थी, जो मिट्टी धस गई थी। मिट्टी धसने के बाद 3 लेडीज और 1 जेंट्स मिट्टी में दब गए थे, तो उनको निकालने के बाद बीके हॉस्पिटल भेजा है, जिसमें 2 लेडीज की डेथ हो गई है और एक लेडीज 1 जेंट्स ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। वो लेडीज जिनकी डेथ हुई है, एक नंदिता और एक नविता है, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं।
और जो लोग घायल हैं वो बिहार के रहने। मिट्टी नई बिल्डिंग बन रही थी, बेसमेंट नीचे खोद रहे थे और ये थोड़ी देर बारिश भी हो गई थी तो थोड़ी मिट्टी गीली हो रही थी। तो इसका हिस्सा है, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पर्यावरण और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम के फरूख नगर व पटौदी क्षेत्र के किसान सरकार के जल संरक्षण के प्रयासों में सहभागी बनकर अपनी महती भूमिका निभाएं। इसके लिए क्षेत्र के करीब 30 गांवों को एसटीपी का शोधित पानी किसानी व बागवानी के लिए उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में अगले सप्ताह वे स्वयं क्षेत्र के किसानों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने गुरुग्राम से झज्जर के बीच एसटीपी चैनल का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का प्रयास है कि क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर के प्रति किसानों को जागरूक कर उन्हें एसटीपी का शोधित पानी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि नहरी पानी को क्षेत्र की पीने के पानी की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप इस्तेमाल में लाया जा सके। हिसार की एक सामाजिक संस्था बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा करवा रही है। आज 12 बुजुर्ग हवाई यात्रा के लिए हिसार से रवाना हुए। महाराजा अग्रसेन भवन संस्था के प्रधान अंजनी कुमार खारियावाला ने कहा कि हर सप्ताह 5 बुजुर्ग निःशुल्क हवाई यात्रा के माध्यम से रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। अब तक 300 बुजुर्गों ने अपनी एडवांस बुकिंग करवा दी है। इस निःशुल्क यात्रा का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाना है जिन्होंने अब तक हवाई यात्रा नहीं की है। प्रधानमंत्री का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। यह सपना भी इस मुहिम से पूरा हो रहा है। हिसार से अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी हवाई यात्रा शुरू करनी चाहिए। 5 बुजुर्ग अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करके आएंगे फ्री में। 300 बुकिंग हो चुकी है हमारी पूरे साल की और ये हर हफ्ते 5 जाएंगे। बुजुर्गों को रामलला के दर्शन हो गए। दूसरा, जो कभी बुजुर्ग फ्लाइट में नहीं चढ़े फ्लाइट में चढ़ गए। मोदी जी का आह्वान है हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक, तो उनका भी ये सपना पूरा होता है इस बात से। हवाई चप्पल वाले सारे हवाई यात्रा हम चढ़ाते हैं। सालासर और खाटू जी और इनको कटरा की भी हेलीकॉप्टर की यात्रा करानी चाहिए। यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ का भी हेलीकॉप्टर की यात्रा करानी चाहिए। हिसार के एयरपोर्ट को पूरा सक्सेस करने के लिए जितने तीर्थ हैं यहाँ से सबकी डिपार्चर होनी चाहिए। उसमें हम सहयोग भी करेंगे अगर वो खोलते हैं। पहली बार हिसार से निःशुल्क यात्रा कर रहे बुजुर्गों ने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि निःशुल्क हवाई जहाज में बैठकर अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। सामाजिक संस्था ने यह बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिसार से हवाई यात्रा शुरू करके सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। चलाई गई है, ये बहुत ही बढ़िया है बुजुर्गों के लिए, आगे चलती रहनी चाहिए। अयोध्या के अंदर सारे जो चीज़ देखने लायक होगी हम सब देखेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। ये भी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। हिसार वालों के लिए तो खास तौर कर दिया कि हम यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, नहीं तो ख़राब होकर जाना पड़ता था, ट्रेनों में जाना पड़ता था। बहुत खुश हैं जी। अग्रसेन सभा के लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, जो ये काम किया है ये हमेशा करते रहे और बाबा की कृपा इन पर बनी रहे। हम आज 12 लोग जा रहे हैं, जो कोई चार्जिंग नहीं है और आगे भी फ्री सेवा सभी की, सभी खाना पीना रहना सब फ्री है संस्था की तरफ से। कहेंगे रामलला का और हनुमानगढ़ी देख के आएंगे। पास में जो कनक मंदिर है अयोध्या का, दशरथ महल है, वो सब देख के आएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया किया है। हिसार वालों की किस्मत जागी है। फ्लाइट का तो बहुत ही अच्छा, पहली बार बैठे हैं। सोनीपत में कल भाजपा द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामपाल यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा आधारित संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विचार पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का वो विचार है अंत्योदय की सरकार, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो, हमारी पार्टी इस उद्देश्य को लगी है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो और विकसित राष्ट्र बने। इस विचार को लेके हम इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा यही मंत्र है कि पूरा देश मजबूत और विकास की दृष्टि से भी और वैचारिक दृष्टि से भी
पूरे भारत का कोई भी कोना अछूता ना रहे, प्रत्येक बूथ स्तर तक ये हमारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। वहीं इस अवसर पर बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामपाल यादव ने कहा कि हरियाणा संगठन की दृष्टि से एक मजबूत प्रदेश है। उन्होंने भाजपा के संगठनात्मक ढांचे और विचारधारा की सराहना करते हुए इसे पूरे देश में एकजुटता और समरसता का प्रतीक बताया। के दृष्टिकोण से, मजबूती के दृष्टिकोण से हरियाणा बहुत समृद्ध है और देश का एग्जाम्पल। अभी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी बिहारी भी रहते हैं और उनकी चिंता हरियाणा की सरकार बहुत ढंग से कर रही है। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।